अठारहवीं क्रांति से बढ़कर भी कुछ था, ये अठारहवीं क्रांति। देखो इसमें एक क्वेश्चन और यूपी से पूछा था। 1857 की क्रांति एक वस्तु क्रांति भी थी। 18वीं क्रांति एक प्रोडक्ट के लिए भी थी। अब प्रोडक्ट को मैंने पहले बता दिया था आपको, इससे पहले चैप्टर में भी भारतीय प्रोडक्ट कम यूज हो रहे थे, बिक रहे थे। ये भी क्वेश्चन यूपी से पूछा हुआ है, देखो कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। राजस्थान की क्रांति प्रोडक्ट के लिए थी। किसी ने लास्ट चैप्टर पढ़ा तो इसको ये पता होगा आंसर। याद है पिछला चैप्टर किसी को? 6 चैप्टर। 6th। हाँ अगर नहीं याद तो वैसा कुछ नहीं हो सकता। आज हो जाएगा ये। अपन देखा था ना अभी, इंडिया की इंडस्ट्री खत्म कर रहा था, इंग्लैंड में बाहर से रॉ मटेरियल जा रहा था, इंग्लैंड में बन के वापस भारत में आ रहा था। एक प्रोडक्ट के हाँ लिए सर। पीछे भी उन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया। जो अंग्रेज की पॉलिसी 1757 से लेकर 1857 तक चली आ रही थी, एक क्रांति कोई एक दिन में होने वाली क्रांति नहीं होती। कोई क्रांति का पीछे ये नहीं भी आज उठे और चलो भी रोड पे खड़े हो गए। क्रांति के पीछे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक दिन में नहीं होती कोई क्रांतियाँ। अंग्रेजों ने जब पहली बार भारत पे लड़ाई लड़ी ना, तो उसके बाद दीवानी राइट ले लिए, टैक्स लाना शुरू कर दिया, तो एक जमीन बनते रही, पीछे एक बैकग्राउंड बनता रहा आंदोलन का। और ये इतना बड़ा हो गया आगे चलते चलते, और एक क्रांति होगी। क्रांति कोई एक दिन से होने वाली चीज नहीं है। ये तो एक ज्वाला भड़क रही थी और 1897 में आग लग गई बस। भड़का हो तो पहले ही था ये। जो अंग्रेजों ने फार्मर के लिए, हर वर्ग के लिए पॉलिसी बना रखी थी कि इन्होंने। मैं एक चीज बताना भूल गया, ये ना अंग्रेज अपने धर्म में ही बहुत इंटरफेयर करते थे। ये धर्म में ये नहीं मानना, ये अलाउड नहीं है, ये नहीं करना, सिक्स एजुकेशन को नहीं उसमें रोक रोक टोक लगाते थे, बहुत चीज़ें रोकते थे। तो लोग हर तरह के लोग उस इनसे परेशान थे। मतलब इंग्लैंड, ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का इफेक्ट पड़ा। प्रियंका, हाँ सर। प्रियंका, हेलो। हाँ सर। अरे सबके नाम से ना साथ चढ़ा देना, सबसे पैसे गूगल पे करवा लेना। ठीक है, लाओ करो गूगल पे सबके नाम के, आप ही कर दो। क्यों सर लूं मैं 11,000 सबसे? ग्यारह हजार टीचर रुपये हो आप दो। ठीक है। आप दो, क्यों लूं मैं ग्यारह सबसे? मैं 11,000 रुपये सेंड कर रहा हूँ सबकी तरफ से, 11,000 रुपये। 11 11? मुझे तो लगा सबके नाम से 51 का प्रसाद चढ़वाओगे। 11 11 बस। 5100 को ना चढ़ा दे। मैं चढ़ा दूंगी खुद से। वेरी गुड। बाद में कोरियर कर देना प्रसाद। कोरियर कहाँ करना है? एड्रेस भेज देंगे आपको सबका। देखो भैया, जिसको प्रसाद चाहिए उसको गाजियाबाद आना पड़ेगा। ठीक है। यस। अच्छे से दर्शन कर लो, उनको बोल दो भी मेरे को टाइम से क्लास लगाने की शक्ति दे भगवान। अच्छा, और आपको एटलीस्ट बताने की शक्ति दे भगवान कि क्लास हो रही है, तो आप बता दें, क्योंकि आप बताते तो है नहीं कि क्लास कब स्टार्ट कर देते हैं आप। आपका तो जब मैं, जब मन होता है तब स्टार्ट कर देते हो, जब मन होता है कि क्लास बंद कर देते हो। अगर आप आओगे पढ़ोगे तो क्लास चलेगी, अगर आप नहीं आओगे नहीं पढ़ोगे तो क्लास नहीं चलेगी। ठीक है। ये मैंने इनको हाँ सर, रात रहने दो रहने दो। मैंने इनको रात को सारा समझाया था, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सर किसको कौन से समझाया था? जो बंदे किसको क्लास में समझाया था सर? जो बंदे क्लास में थे उनको, और सर कुछ सो छोड़ सॉरी हैं। सर, मेरा तो स्काइप एक्टिव था पर मेरे पास कॉल तक नहीं आई। अब आई ये थिंक बात आपने मुझे कनेक्ट करना भूल गए थे। ये बात तो अजीत आंसर दे देगा। अगर रात को ग्रुप बना रखा सारे थे, आप अगर देखो तो अजीत बता देगा पता इसका नहीं आंसर। सर, मुझे कनेक्ट अजीत, नहीं किया था आपने। रात को ग्रुप में कॉल की थी तो प्रियंका थी ना ग्रुप में, सारे थे, आप देख लो। हाँ सबको रही थी वो। जब हैं? मेरे पास तो नहीं आई कॉल। तो आप जब मेरे फोन पास नहीं चेक आई। करो ना। अब देख लो आप, ये रहा।
ये रात को बनाया ना, ये देखो रात को रिकॉर्डिंग। इस टाइम ग्रुप में कौन कौन थे? सारे थे आप। क्या बताने, फोन को मेरे ना, पास नहीं फोन आया फिर को कोई कॉल। यहाँ पे एक तालाब है, उस फोन को तालाब में डाल के बाहर निकालो, 10-15 बार डुबकी मराओ, तो ये इसमें थोड़ी सी नहीं दिक्कत सर, है। उससे पहले सर आप नया फोन दिला देना हम सारे बच्चों को, तो मैं तालाब में डाल दूंगी अपना फोन। गिफ्ट ठीक। कर देना फिर, इससे पहले हम सब बच्चों को नो फोन। मैं नोकिया मुझे 11 तो से भेज स्पेशली कर देना। मैं नोकिया 11 से भेज रहा हूँ, उसमें स्काई बिना नेट के चलते हैं। ठीक क्या है, भेज रहे हो? नोकिया 11 क्या? से, नोकिया 1100। ना, उसे अपने पास ही रखो, एक काम करो, उसे अपने पास ही रखो, जो आपका है ना वो कुरियर कर दो। इसमें स्काई बिना नेट के चलते हैं। नहीं, वो अपने पास ही रखो, जो आपका है वो दे दो। आपका, क्योंकि मेरा फोन मतलब दोनों का सेम ही मॉडल है ना, अपना ही दे दो, मैं अपना फेंक दूंगी, आपका ले लूंगी। तो तुम फेंको, मैं भेजता हूँ अपने मारो चला के। भेजो, जल्दी भेजो। हाँ। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी से हर एक बंदा परेशान था, मतलब ये नहीं भी किसान फार्मिंग के बारे में पढ़ा, हर एक पर्सन ही परेशान था। अब इस केस के रिवोल्ट के रीजन क्या 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 आपको स्पेक्ट्रम में पढ़ना है? चैप्टर पेज नंबर 171, इससे कुछ आगे पीछे होगा। मैंने एक काम करूँगा, आपको ना चैप्टर की फोटो भेज दिया करूँगा, आज पढ़ा दिया तो इसके चैप्टर स्पेक्ट्रम से ही भेज दूंगा आपको मैं, तो ढूंढने भी नहीं पड़ेगी। पेजेस ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट कहीं जगह रिवोल्ट लिखा जाएगा, कहीं जगह क्रांति लिखा जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और मैं ना क्वेश्चन पूछूंगा आपसे इसके बाद भी, ये रिवोल्ट है क्रांति है, कुछ क्वेश्चन दे के उसे फ़र्क बताना आपको। पहला था इकोनॉमिक कॉजेज, द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी destroyed the traditional economic fabric of the Indian. अरे फर्स्ट ये है separate nature of the signification why the revolt failed, separate and later led and the leader why nature and signification करते हैं ये चैप्टर है अपने को, जो इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़नी है। अब इसका आपको पहले वाले चैप्टर में पता है, अभी पहले का रीज़न क्या था? इकोनॉमिक क्राइसिस, सारा कॉटन इंग्लैंड ले गया, सारी मशीन ले गया, यहाँ कॉटन ले गया। आज जो इंग्लैंड में लोग बस रहे हैं ना, कुछ अमीर लोग हैं, तो वो उनके साथ भारतीय लोगों को भी ले गया था भी, आप कमाओ, आपको पता मशीन कैसे चलानी है, कॉटन से कपड़े कैसे बनते हैं, लोगों को भी तो माइग्रेट कर गया था, आज वो लोग वहाँ पे बस गए। और इसके अलावा पॉलिटिक पॉलिटिकल कॉजेज में क्या था? सब्सिडी लाइन्स, 3 पॉलिसी थी उनकी, लाइन्स एंड डॉक्ट्रिनल लाइफ, ये भी पॉलिसी थी इसी कारण। एक था सोशो कॉजेज। सब्सिडी लाइन्स में क्या था, डॉक्ट्रिनल लाइफ में क्या था?
एक राजा था अवध का। अवध एक स्टेट है भारत का। उस टाइम बंगाल, आज का टाइम अगर देखोगे तो आप दिल्ली से लखनऊ के बीच के एरिया को अवध, इस साइड का एरिया आता है अवध। अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। इसका बहुत बड़ा रोल है, वाजिद अली शाह अवध का नवाब था। अवध अंग्रेजों को, अगर मैप देखोगे ना, अंग्रेजों ने कौन कौन सा एरिया जीत लिया था। बंगाल तो उन्होंने जीत लिया था, बंगाल सारा। तो बक्सर तक आगे थे, बक्सर की लड़ाई हुई थी, उसमें बक्सर तक आगे थे अंग्रेज। अब यहाँ पे था अवध, यहाँ पे था अवध, मतलब इसके बाद समझ लो अवध ही आगे आना था। तो अवध को वो जीत नहीं सके, क्योंकि वहाँ के लोग अवध के राजा के साथ थे। पता ना, कथक की शुरुआत भारत में अवध के नवाब ने की थी। कथक पहले भी था पर डिस्ट्रॉय हो गया, तो अवध का नवाब जैसे डांस करने का शौक था, उसने अवध की शुरुआत भारत में की थी। गूगल करोगे तो वाजिद अली शाह का नाम आता है। अवध भारत में कथक भारत में किसने स्टार्ट किया, तो वाजिद अली शाह का नाम आता है। तो इसको क्या किया अंग्रेजों ने, अंग्रेज इसको जीत नहीं सके, इस एरिया को हमला किया। अगर पहले जीत भी लिया, पर इसके लोग विरोध में खड़े हो गए अंग्रेजों के, कहते भी ये हमारे, मतलब इसको बहुत पसंद करते थे इस राजा को, क्योंकि बहुत इको फ्रेंडली था, लोग, सॉरी, पीपल फ्रेंडली राजा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको बदनाम कर दिया। ज़्यादा ये डांस डूंस करवाता है, इसको पता नहीं स्टार चलाने का, ये वो, इस पर ब्लेम करके और इसको हटा दिया। 1856 में अंग्रेजों ने अवध छीन लिया। अवध को अंग्रेजों ने 1870 में झूठा इल्जाम लगाया, वाजिद शाह पे छीन लिया। अब जो लोग थे ना, ये भड़क के, तो 1870 की क्रांति में 75% पीपल अवध के लोग थे। अवध के लोग 75% लोग अवध के लड़ रहे थे, पानीपत की लड़ाई उसमें, 1870 क्रांति में। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी आबादी है, और बहुत बड़ी बात भी है। वजह से उन्होंने जो ने ये भी किया, उसमें लड़ने वाले थे तो सब लोग कौन थे, मिस्त्री थे, कारीगर थे, कोई लोकल हैंडमेड बनाने वाला था, कोई किसान था, म्यूजिशियन था, पेंटर था, कविता लिखने वाला था। ये सारे साल लड़े थे कि वाजिद अली क्यों हटा दिया। तो अंग्रेजों ने भारत में बहुत इंटरफेयर किया, भारत की समाजी व्यवस्था में इंटरफेयर किया। सती प्रथा था, उसको बंद कर दिया। सती प्रथा को 1817 में, सॉरी 1819 में राजा राम मोहन राय के कहने पर भारत में सती प्रथा अंग्रेजों ने बंद कर दी। वे काफ़ी सालों से होती आ रही प्रथा थी, एक तरह से लोग नाराज़ हो गए, भी आप हमारे कल्चर में कैसे इन्वॉल्व हो गए, हमारा अधिकार है ये। विडो री मैरिज एक्ट, विडो री मैरिज, विधवा पूर्ण विवाह, ये भी अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया, अभी नहीं कराना। तो इसके कारण लोग नाराज़ हो गए। सती प्रथा हालांकि गलत है, पर ये होती थी भारत में। 1819 को ख़त्म हुई थी, 1819 को ख़त्म होना भी गलत, सही था। और उस टाइम के अगर सिनेरियो में देखो ना, अगर आज के देखो, आज इंग्लैंड में ये कानून है, बिना शादी के आप बच्चे पैदा कर सकते हो, लिव इन में रहकर। तो ये कानून भारत सरकार यहाँ पे लिया है, तो कितना इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। वैलिड कर दे इसको भी, रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे मर्जी घूमो। तो वैसे उस टाइम ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था। अभी सती प्रथा हो रही है, अगर पति गया तो पत्नी साथ जा रही है। अंग्रेजों ने अचानक से कहता कि कोई पत्नी नहीं मिलेगी पीछे से, तो इसका लोग विरोध करने लग गए। विडो री मैरिज, कोई सती प्रथा सारी नहीं होती थी, सती कुछ एक होती थी सती, जो मतलब बूढ़ी लेडी थी ना, जैसे 50 साल से ऊपर, वो होती थी सती। कोई ये नहीं भी 18 साल का लड़का मर गया तो उसकी घरवाली मर गई, वो लड़की भी विधवा हो जाती थी। तो विडो रीमैरिज का भी अधिकार अंग्रेज कानून लेके आए थे, ये पारित किया, तो इससे भी लोग परेशान थे भी आप हमारी चीज़ में
क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। रीज़न और था इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट। कुछ हरकतें हो रही थी जिसके कारण भारत के लोगों को मोटिवेशन मिला। उसमें क्या क्या था, पहला था इंडो एंग्लो वॉर। इंग्लैंड ने अफगानिस्तान, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफगानिस्तान पे हमला किया और ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। 3 बार हमला किया, तीनों बार ही हार गई। अफगानिस्तान को कौन जीत सका। आज अमेरिका भी गया, हमला किया था, अमेरिका 20 साल लेके आ गया पर अफगानिस्तान नहीं जीत सका। उससे पहले 20 साल रूस लेके आया था, वो भी नहीं जीत सका। अफगानिस्तान में ना जीतने का रीज़न क्या है, अफगानिस्तान में इतने ज़्यादा ट्राइबल है ना, हर एरिया में ट्राइबल है। ट्राइबल आदिवासी लोग, उनको कोई मतलब नहीं है कौन क्या है, उनको सरकार, अपनी सरकार से मतलब नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग ट्राइबल है, घुड़सवारी उनकी बचपन का शौक है, दूर से पानी लेके आना, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अंग्रेज इतनी ट्राइबल से नहीं लड़ सकते। अब इंडिया में क्या है, एक बड़ी पावर है, उसको हरा दो तो पूरा देश जीत लिया। वहाँ पे ऐसा नहीं है, टुकड़े में बटा हुआ देश है वो। आज ऊपर बटा हुआ है, वहाँ पे किस किस को लड़ोगे, किस किस जीतोगे। तो कभी इसको जीत ही नहीं सके अफगानिस्तान को। तो उन्होंने देखा कि अफगानिस्तान नहीं जीत सकते तो अंग्रेज ये नहीं भी हार नहीं सकते, अंग्रेज भी हार सकते हैं। पहले भारतीय लोगों के दिमाग में ये था भी अंग्रेज को भी हार ही नहीं सकते। देखा ना भी, हाँ यहाँ पे भी हार गए तो लगा भी हाँ हार सकते हैं। एक है पंजाब युद्ध। पंजाब के बारे में कल बताऊंगा सारा। पंजाब की छोटी सी हिस्ट्री है। 49 ये युद्ध चला था, इससे बहुत इफेक्ट पड़ा। वो था क्रीमिया वॉर। वॉर 1854। क्रीमिया कहाँ पे है, अगर किसी को पता हो तो। किसी को पता कैसे? क्रीमिया कहाँ पे है, क्रीमिया कहाँ पे है। क्रीमिया में लिखा भी क्रीमिया वॉर। नाम सुना कभी क्रीमिया का। नहीं। अच्छा। अगर आप नॉर्थ में जाते हैं ना, नॉर्थ में, फार नॉर्थ, ये जो है ना, इस एरिया को क्रीमिया बोलते हैं। ये जो एरिया है ना, इसको क्रीमिया बोलते हैं। ये देखो, ये बड़ा, ब्लैक सी के पास। हाँ, ये एरिया क्रीमिया है। पहले ये 2014 से पहले यूक्रेन के पास था। 2014 पे इस पे इसने कब्जा कर लिया। अब देखो तो ये ब्लैक सी का एक तरह से एक्सेस लेता है। अगर इस पे किसी ने कब्जा कर लिया तो ब्लैक सी को आराम से कैप्चर कर सकते हैं। स्वास्थ्य पोस्ट सबसे बड़ा बंदरगाह है यहाँ का। और यहीं पे उड़ीसा है, जिस पे कल न्यूज आई थी, उड़ीसा ने, रूस ने उड़ीसा का कब्जा कर लिया। अगर आप यूक्रेन को देखोगे ना, चारों तरफ से बंद है, ये यहाँ से समुद्र का एक्सेस मिलता है इसको। रूस ने ना समुद्र का सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया, इस एरिया को कब्जा कर लिया ताकि रूस यूक्रेन को समुद्र का एक्सेस ना मिले। अब समुद्र का रास्ता बंद हो गया तो उसको दिक्कत आएगी ना बिजनेस करने में, ट्रेड करने में, है ना। हाँ तो सर। क्रीमिया, तो क्रीमिया एक वॉर हुआ था, उसमें रूस, इंग्लैंड, इस युद्ध में इंग्लैंड हार गया था। तो इसका एक बहुत इफेक्ट पड़ा। अभी देखो रूस भी हार गया क्रीमिया से में। और एक रीजन था डिसकंटिन्यू, आरम इन, एक एरिया है बैरकपुर, बंगाल के अंदर एक गांव है बैरकपुर। वहाँ पे ना एक नया हथियार आया, वो इन बुलेट की कंपनी का नाम इन्फ्लुएंट, क्या नाम है बुलेट की कंपनी का जो बुलेट बाइक बनाती है, रॉयल इन्फिनिट, हाँ। उस कंपनी ने हथियार बनाई, बंदूक बनाई। बुलेट कंपनी यहाँ इंग्लैंड की कंपनी है, वो पहले हथियार बनाना काम करती थी, हथियार बनाती थी वो। उसने बंदूक बनाई, उसको, उसमें गोली डालने के लिए है ना, ग्रीस डालना पड़ता था भाई, गोली से पहले ग्रीस डालना पड़ता था, ग्रीस होता है ना। और उस टाइम ग्रीस बनता था गाय और सूअर की चर्बी से।
गाय को हिंदू लोग अच्छा मानते हैं और मुस्लिम लोग सूर को अच्छा मानते हैं, वो अपना उसको धार्मिक मानते हैं उसको। तो एक वो ग्रीस को ना मुंह से छीलना पड़ता था, मुंह से छील के फिर उसको ग्रीस लगाना पड़ता था और फिर उसमें गोली डालनी पड़ती थी। ये नई बंदूक थी और इसका विरोध किया भारत के सिपाहियों ने, हिंदू सिपाहियों ने और मुस्लिम सिपाहियों ने। कहते ये तुम्हारे धर्म को खत्म कर रहे हो आप ऐसे तो इसके कारण विद्रोह हो गया। सबसे पहले बैरकपुरी में हुआ था, बंगाल के अंदर। चर्बी लगे कारतूस थे उन पे, गाय की चर्बी लगी हुई थी उन कारतूसों पे, सूअर की चर्बी लगी हुई थी। तो इसके कारण भी ये विद्रोह स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग में विद्रोह यहीं से स्टार्ट हुआ था। और एक और था, भारत के लोग ना समुद्र पार नहीं करते थे। भारत के लोगों को में परंपरा है हिंदुओं में, तो समुद्र पार नहीं करेंगे। तो अंग्रेज उनको जबरदस्ती विदेशों में भेजते थे लड़ाई लड़ने के लिए। तो लोग इस सैनिक इसका विरोध करते थे, हम बाहर में क्यों जाए, समुद्र पार नहीं कर सकना, पास पार नहीं करना, पर इसका विरोध थे करते थे, बाहर क्यों भेज रहे हो अपने। उनको था भी अगर समुद्र पार करके जाएंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो इसलिए लोग नहीं ये जाते थे। मानते थे। हाँ ये मानते थे। ये आपको पैटर्न पढ़ने को मिलेगा अभी इस चैप्टर में ही। तो समुद्र पार करना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो समुद्र पार भी नहीं करते थे भारत के सिपाही। ये आपको 174 पेज में मिलेगा, ये देखना उसमें। वन 70। तो सिपाहियों के साथ भी है ना एक तरह से व्यवहार हो रहा था। उस सिपाहियों की प्रमोशन कैसे मिलता था, कास्ट एंड ट्रेनम, मतलब किसी बंदे कास्ट क्या है, उसका पहनावा कैसा है, उसके आधार पर उसको प्रमोशन मिलता था आर्मी में। ये नहीं था भाई अच्छा काम किया है, अंग्रेज ऐसे प्रमोशन देते थे। तो इसका भी लोग विरोध कर रहे थे, सैनिक विरोध कर रहे थे। अब इस विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। मैंने पीछे वाला चैप्टर करे है ना, तो सारा पीछे से ही शुरू हो रहा है, बस इसमें थोड़ा बहुत नया है। इसमें 175 से लेकर 179 पे है ये। देखो ये शुरू हुआ 10 मई 1857 को मेरठ में। मेरठ में शुरू हुआ ये 10 मई को। इससे पहले एक कांड और हुआ था। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले मार्च के महीने में ना, जो बैरकपुर छावनी थी बंगाल के अंदर, बैरकपुर छावनी, वहाँ पे कुछ सैनिक थे, उनको एक कारतूस दे दी भी, ये लो आप छिल के। लोगों को पता लगे भी कारतूस में गऊ और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो लोग भड़क के। उसमें एक बंदा था मंगल पांडे नाम से, सिपाही था वो। उसने कुछ अंग्रेज ऑफिसरों को पीट दिया, कई जगह लिखा रहा है उनको मार दिया, पर मारा हुआ तो आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा कॉलोनियल अप्रोच में। अंग्रेज कहते भी उनको मार दिया था, भारत के लोग कहते भी नहीं मारा नहीं था, उनको पीटा था ओनली, कि कारतूस क्यों दे रहे हो। तो पीटने के कारण मंगल पांडे को फांसी दे दी। 10 दिन के अंदर अंदर मंगल पांडे को फांसी दे दी। तो इसी कारण लोग भड़क के, भैया फांसी कैसे दे रहे हो, कोई रीज़न तो बताओ, उनको मारा ही नहीं। कुछ कह रहे मार दिया, सैनिक मर गए थे, कुछ कह रहे नहीं मरे। तो यहाँ से पहले ये हुआ। फिर 10 मई को 1857 को मेरठ में भी हुआ। मेरठ में भी सेम चर्बी वाला कारतूस था, लोग भड़के सैनिक। और ये मेरठ छोड़ के कुछ आर्मी के ऑफिसर नहीं सॉरी, जो भारत के आर्मी के बंदे थे, हिंदू मुस्लिम मिलके दोनों मेरठ से दिल्ली आ गए पैदल, रातों रात पैदल आ दिल्ली आ गए। और दिल्ली में गद्दी पे बैठा हुआ था बहादुर शाह जफर। इसका नाम बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड है। ये लास्ट राजा था मुगलों का, इसके बाद मुगल साम्राज्य खत्म हो गए थे। मैंने ग्रुप में क्वेश्चन डाला था ये। 10 मई अठारह सौ अच्छा। सत्तावन को कुछ सैनिक मेरठ से चले, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उस टाइम मुगल राजा था बहादुर शाह जफर। ये खुद 90 साल का था उस टाइम, बुढ़ा था, और इसकी आंखें भी फोड़ दी थी, अंधा था ये, दिखता भी नहीं था सब कुछ। इसको अपना लीडरशिप घोषित कर दिया, अभी आप हमारे लीडर हो,
11 मई नेक्स्ट डे पूछ के दिल्ली 11 मई को इसको लीडर घोषित कर दे, आप हमारे लीडर हो, हम आपके अंडर में आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं, अंग्रेजों बहुत तंग कर रखा है। तो ये हालांकि खुद तो नहीं लड़ा था, पर इसके दरबार में एक ऐसा इसका वो था सेनापति, उसको आगे कर दिया उसने भी, सेनापति का तू इनको मोटिवेट कर, तू इनको लीड कर। ठीक है, तो लड़ाई यहाँ से शुरू हुई। बहादुर शाह को देश का नवाब घोषित कर दिया इन्होंने, कभी इनके अंडर में लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारी लीडरशिप पर अंग्रेजों भगा के इसको भारत का राजा बना देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। हालांकि दिल्ली पे उन्होंने कब्जा रख लिया, सितंबर तक उन्होंने कब्जा रखा दिल्ली पे, सब अंग्रेजी अफसर को भगा दिए सैनिकों ने, किसी को नहीं लेने दिया। सबसे पहले राजा था बहादुर शाह जफर दिल्ली से। बाकी और कौन कौन से राजा थे इंपॉर्टेंट लीडर, कौन कौन से थे इस लड़ाई के? तो पहला था बहादुर शाही। बहादुर शाह ये लड़ रहा था दिल्ली से। फिर था नाना साहब, ये लड़ रहे थे कानपुर से। देखो नाना साहब में मराठा थे, मराठा ने क्या करते थे, जिस राजा को हरा दिया था ना, उसको वहाँ पे नहीं रखते थे, उसको उठा के कहीं और शिफ्ट कर देते थे। मराठाओं को हरा के इनको कानपुर भेज दिया था, कानपुर में रख रहे थे, ताकि अगर वहाँ पे रहेगा तो कोई ना कोई हरकत करेगा, तो उसको कानपुर भेज दो। तो ऐसे काम करते थे, जिसको भी हरा देंगे ना उसको कहीं और शिफ्ट कर देंगे। हैदर अली के बेटे को वहाँ से उठाया और मैसूर से उठा के चेन्नई भेज दिया। तो राजाओं को वहाँ पे रखते थे, उसको उठा के अलग जगह घेर दो ना। सम्राट था इनको पर कानपुर में रखा हुआ था। फिर था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल थी लखनऊ से, इसके साथ वही था डॉक्टर लैप्स वाली पॉलिसी थी, इसके बेटे को राजा नहीं बनने दिया, बच्चा गोद लिया था इसने। फिर तक कुंवर नारायण। कुंवर नारायण राजा नहीं था कोई, ये जमींदार था, कुंवर सिंह। ये जमींदार था, एक किसानों से तंग था, इसने बिहार में लीडरशिप को सपोर्ट किया। फिर था मौलवी अहमदुल्ला। ये थे फैजाबाद से, यूपी का शहर है। फिर रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के साथ था तात्या टोपे। जो तुम पूछ रहे थे ना टोपे के बारे में, ये है वो टोपे, ठीक है, देख लेना इनको। ये इतने नेता ठीक है थे। सर। अगर आप देखोगे ना तो सारे ये साउथ इंडिया से नहीं है, ये सारे बंगाल यूपी इस साइड से हैं सारे, है ना। कोई साउथ का नहीं है, हालांकि साउथ में भी हुआ था पर साउथ में इतना बड़ा नहीं था इसका इफेक्ट। और कुछ जमींदार भी थे, वो भी लड़ रहे थे, पर ये मेन लीडर थे जो लड़ रहे थे। लीडर और भी हैं, पर अभी इनको देख लो अब। वो लड़ाई साउथ इंडिया में लड़ी गई थी, पर साउथ इंडिया में ना लीड नहीं था वैसे, कोई राजा बड़ा नहीं था साउथ इंडिया में, अंग्रेजों ने सारा राजा साउथ इंडिया में तो खत्म कर ही दिए थे। थोड़े बहुत राजा नॉर्थ इंडिया बचे थे। साउथ इंडिया में लोग या जमींदार वो लड़ रहे थे। अब है ना देखो, जो नई स्पेक्ट्रम बुक का ना, इसमें एक और चेंज है, इसको ना सिपाही विद्रोह नहीं कहते, विद्रोह नहीं कहते, नए चैप्टर में इसको नेशनल रिवोल्ट कहते हैं। नेशनल रिवोल्ट, ये राष्ट्रीय रिवोल्ट है। नई स्पेक्ट्रम में सरकार ने चेंज किया तो इसको नाम नेशनल रिवोल्ट दे दिया। राजस्थानी क्रांति को नेशनल रिवोल्ट ही बोलते हैं, राष्ट्रीय क्रांति। तो इसका एक क्वेश्चन यूपीएससी ने जो पूछा है, क्या मानते भी 1857 क्रांति राष्ट्रीयवाद क्रांति थी? 1857 की
नेशनलिस्ट रिवोल्ट या रिवोल्यूशन? अगर नेशनलिस्ट रिवोल्ट या रिवोल्यूशन नहीं था तो इसका करेक्टर क्या था? अगर अठारह की क्रांति नहीं थी तो इसका करेक्टर क्या था? ये क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं। अठारह क्रांति का करेक्टर कुछ भी रहा हो, कुछ भी करेक्टर रहा हो, पर इसने ब्रिटेन सरकार को हिला दिया, समझाइए। पर इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला दिया या उनको समझाइए। ये दो क्वेश्चन यूपीएससी के आए हुए हैं। अठारह क्रांति में ही था सबसे पहले तो बैरकपुर छावनी जो बंगाल में थी, वहाँ पे सैनिकों को पता लगा भी गौ मास में दे रहे हैं, वो भड़के, उन्होंने एक ऑफिसर को पीट दिया, फिर उनको फांसी हो गई। उनको फांसी हुई तो सैनिक भड़क गए। सबसे पहले सैनिक भड़के मेरठ में, मेरठ से भाग के आगे दिल्ली, दिल्ली में राजा घोषित कर दिया और दिल्ली को खाली करा दिया अंग्रेजों से। तीव्र से सबको मार दिया, भगा दिया और सितंबर तक दिल्ली पर राज किया इन्होंने। और भारत में जगह जगह से जब बात फैली, जो नाना साहब थे ना, ये बहुत समझदार आदमी थे। ये साउथ में गए बताने के लिए भी ऐसा भारत में दंगे भड़के हैं, आज़ादी की लड़ाई के लड़ रहे हैं लोग, आओ रोड पे आओ। तो ये इसके कारण साउथ में भी इनको पता लगा। पहले फ़ोन व्हाट्सएप तो था नहीं, तो ज़्यादा बताना पड़ता था या लेटर भेज के। तो नाना साहब ने बहुत कोशिश की समझाने के लोगों को, लोग जुड़े इनसे और ये सब लड़ रहे थे। बेगम हजरत में भी लड़ने लगी थी, कुंवर नारायण भी बिहार से जमींदार था, जमींदार भी लड़ रहे थे, किसान लड़ रहे थे, और अब अवध तो पूरा का पूरा लड़ रहा था। अवध में तो अंग्रेजों को पूरा पूरा भगा दिया था। कि अवध में तो बताया था वाजिद अली शाह को हटा दिया, तो 75% लोग लड़ रहे थे। जो 70% बचे थे वो बच्चे थे या बूढ़े थे, बाकी जो युवक थे ना वो सारे से लड़ रहे थे। ये था। और रीजन ऊपर लिखवा दिए क्या क्या रीजन था लड़ने के। अब इस विद्रोह को लिखा किसने, क्या लिखा? 1857 के बारे में अंग्रेजों ने लिखा, वो ये है कॉलोनियल अप्रोच लिखा अंग्रेजों ने। फिर से बता रहा हूँ भी, ये आपस में ऐसे लड़ रहे थे, कोई मोटिव नहीं था इनको पास, कोई बेस नहीं था। लड़के किसको राजा बनाएंगे वो भी नहीं था इनको, कोई विजन नहीं था इनके पास, कुछ नहीं था। अंग्रेज कह रहे भी लड़ तो रहे थे, इनको पता नहीं लड़ क्यों रहे हैं हम। लड़ाई का भी इनको पता नहीं था हम क्यों लड़ रहे हैं, कोई विजन नहीं, कुछ नहीं, बस लड़ना है इनको, ये पता था। तो अंग्रेजों की अप्रोच ये भी, बस लड़ रहे हैं ये लोग। सबके अलग अलग विचार थे। भारतीय लोग कह रहे हैं भी, आप मान लो भी रानी झांसी अपने लड़ रही थी, पर किसान क्यों लड़ रहे थे? क्रांति तभी होती है ना जब ओवर हो जाए कोई चीज़ या दुखी हो जाए लोग। तो अंग्रेज अंग्रेज बात करें सिर्फ राजा महाराजा की, ये लड़ रहे थे, जमींदारों की बात नहीं करें, किसानों की बात नहीं कर रहे। और ब्रिटेन उस टाइम कुछ है ना हिस्ट्री लिखी गई थी, इतिहास लिखा गया था अठारह क्रांति के बारे में, पर अंग्रेजों ने वो इतिहास जला दिया सारा। अठारह की क्रांति के कुछ एविडेंस लिखे गए थे, लोग 50 साल के बाद किताबें छपी थी कुछ 1900 के आसपास, भारतीय लोगों ने छापी थी, वीर सावरकर ने, दादा बनरोजी ने, ये सब बुक जला दी। इनके बारे में पता ही नहीं भी क्या था। अंग्रेज इतना तो मानते भी हाँ हमने बुक जलाई थी, पर ये नहीं मानते बुक कौन कौन सी थी। उनके पास हालांकि कॉपी है इन चीज़ों की। है ये उनके बात, पास। हाँ ये बात इस फैक्टर में पढ़ने को मिलती है। अभी ब्रिटेन के पास कॉपियाँ हैं कुछ ना कुछ, वो दे नहीं रहे हमें। पर बुक जला दी अंग्रेजों ने, अठारह क्रांति की बहुत सी बुक जला दी इन्होंने। और एक डॉक्टर के सी दत्त, ये भी इतिहासकार हैं, के दत्ता सॉरी।
अब ये कहते हैं भी इस युद्ध में राजा महाराजा कुछ नहीं लड़ रहे थे। अब राजा महाराजा देखे तो रानी झांसी बाई लड़ रही थी। अब जो कुछ राजा थे ना, जैसे जो हरियाणा के जाट थे या राजस्थान के जाट थे, यूपी के जाट थे, इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया। जो राजपूत थे राजस्थान के सारे अंग्रेजों का सपोर्ट किया। जो सब्सिडी जिन्होंने सब्सिडी अलायंस बिना लड़ी साइन किया था ना, वो अंग्रेजों के सपोर्ट में थे। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं आपको इंडिया का मैप दिखाऊं उस टाइम का, ये देखो। अब इस मैप में आपको दिख रहा है, ये जो पिंक कलर का एरिया है ना, पिंक कलर का, ये जो पिंक कलर का है, ये तो वो स्टेट है जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से। जैसे मराठा हो गया, ये मराठा का एरिया है, ठीक है। ये लड़े थे मराठा, मराठाओं को लड़के इनको ख़त्म कर दिया और अंग्रेजों ने राज करना शुरू कर दिया। और जो येलो कलर का एरिया ना, ये सब्सिडी अलायंस है। ये लड़े नहीं थे अंग्रेजों से, सीधा ही राजपूत थे। राजपूत अंग्रेजों से लड़े नहीं, सीधे कह दिया भी हमें नहीं लड़ना, हम आपको सब्सिडी अलायंस को साइन करते हैं, आप हमसे टैक्स ले लिया करो, हम लड़ेंगे नहीं आपसे। तो ये नहीं लड़े राजपूत। और जब ठाकुरस्तानी क्रांति में भी है ना, इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया। ये तो इस साइड दिख रहा है हरियाणा का, ये जो एरिया ना, ये रेवाड़ी एरिया, यहाँ पे जाट थे हरियाणा के मोस्टली। इन्होंने सपोर्ट किया अंग्रेजों का भी हमें नहीं लड़ना। और ये पानीपत, ये सॉरी, ये ना ऊपर यमुना नदी, ये पटियाला रियासत है। पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, जो आज पंजाब के मुख्यमंत्री थे पुराने। उनकी रियासत ने भी अंग्रेजों का सपोर्ट किया। इसमें पे आप देखोगे ना, जो येलो कलर का, अंग्रेजों के डायरेक्ट सपोर्ट में थे। जो पिंक कलर में है, ये सब्सिडी अलायंस लड़के हटे थे, अंग्रेजों ने लड़के एरिया लिया था। तो अब जिससे लड़ाई लोगे तो वो तो क्यों आपको सपोर्ट करेगा। तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। ये उस टाइम इंडिया का मैप है पूरा। ये त्रावणकोर है, मैसूर है। मैसूर में अंग्रेजों ने क्या किया, लड़के जीत तो लिया, फिर किसी और को यहाँ पे राजा बना दिया, तो उसी सबसे अलायंस साइन कर ली। मैसूर पे अंग्रेजों ने डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया कभी। जैसे बाकी जब डायरेक्ट कंट्रोल था ना इनका, मैसूर पे नहीं था इनका डायरेक्ट कंट्रोल। तो ये इंडिया की उस टाइम हालात थे। और सिद्धार्थ ये बात बोलते हैं भी, मोस्टली तो राजा जिन्होंने बिना लड़े सब्सिडी अलायंस साइन कर दिया था, वो तो अंग्रेजों के सपोर्ट में थे। उनका डायरेक्ट कंट्रोल था राजाओं का अंग्रेजों के साथ। तो इसमें ना एक ऑथर और है, उसका नाम है आर.सी. मजूमदार। नाम मैंने पता होना चाहिए भी। 18 क्रांति किसने लिखी थी? डॉक्टर और दत्त ने लिखी थी, इसने लिखी थी। एक था जॉन सील। ये बंदा कॉलोनियल अप्रोच लिखता था, हमेशा से अंग्रेजों के बारे में अच्छा लिखता था ये बंदा। एक आईएएस ऑफिसर था उस टाइम। ये रिटायरमेंट पहले भारत में था, फिर रिटायरमेंट होने के बाद इंग्लैंड से भारत में रहने लग गया। इन्होंने खूब बुक्स लिखी, वो सारी कॉलोनियल अप्रोच, अंग्रेजों की अच्छाई लिखी इसने। ये पूरा नेशनलिस्ट था, अंग्रेजों का नेशनलिस्ट था, अंग्रेजों का राष्ट्रवाद मानता था ये। अब यूपीएससी में एक क्वेश्चन और आए हुए हैं 2017 में। अवन की के बाद भारत की कंडीशन में क्या चेंज आया, उसके क्या ऑब्जेक्ट थे, सॉरी, 57 के बाद ब्रिटिश इंडिया में क्या चेंज किया और उनका क्या मोटिव था। अब 18 क्रांति तो फेल होगी, कुछ नहीं बना सकता, क्योंकि सारे अलग अलग लड़े थे, अंग्रेजों ने सबको हरा दिया। सारा पूरा भारत वापस से अंग्रेजों के अंडर में आ गया। तो इसके बाद अंग्रेजों ने ये बात बोली भारत में। इसके बाद 1858 में एक क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आया था, मतलब महारानी, 18 इंग्लैंड की रानी, वो बताऊंगा आपको मैं। उसने लेटर भेजा था, उस लेटर में लिखा हुआ था भी आज के बाद हम भारत में एरिया विस्तार नहीं करेंगे, हम किसी राजा से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और ना डॉक्ट्रिन और लैक्स पॉलिसी को ख़त्म करेंगे। अगर बच्चा नहीं होता तो आप गोद ले लो, कोई दिक्कत नहीं हमें।
डॉक्टर ने पॉलिसी को त्याग दिया। अब क्योंकि सारा तो अंग्रेजों ने कब्जा कर ही लिया था, कुछ स्टेट बचे ही नहीं, तो क्या डॉक्टर लैप्स करेंगे और क्या एरिया विस्तार करेंगे? सारे एरिया जीत रखा था अंग्रेजों के पास, था पूरा पैन इंडिया। तो बस बोलने को था अभी हम आज के बाद भारत पे कोई एरिया कैप्चर नहीं करेंगे, हमें कोई एरिया नहीं जीतना, जितना जीत लिया बहुत है। और ना हम डॉक्ट्रिन लैब्स को अपनाएंगे, ना सब्सिडी अलायंस साइन कराएंगे, ना रिंग ऑफेंस, कोई पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे, सब पॉलिसी बंद हो गई। और भारत के लोगों का एडमिशन में रोल बढ़ाएंगे, भारत के लोगों को नौकरियां देंगे, भारत के लोग पॉलिटिक्स में भी आएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, सारा काम होगा। भारत के लोगों को पढ़ाई भी कराएंगे हम, अंग्रेजों को अंग्रेज वहाँ पे ब्रिटेन ले जाके। अंग्रेजों ने समाज विस्तार की नीति को त्याग दिया इसके बाद। और भारत में अंग्रेजों ने सोशल रिफॉर्म करने बंद कर दिए। सोशल रिफॉर्म ऊपर किया था ना, सती प्रथा विरोध करना, इन्होंने सोचा भी इनका विरोध इनको करेंगे तो लोग भड़केंगे, तो उन्होंने सोशल रिफॉर्म करने बंद कर दिए। और जो सिपाही थे जो लड़ रहे थे उनकी तरफ अंग्रेजों ने ध्यान दिया, भाई सिपाही को क्या दिक्कत है, क्यों लड़ रहे हैं, तो सिपाहियों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। आया किसी को ये चैप्टर समझ? हाँ जी। तो इसको डिटेल में पढ़ोगे ना, तो अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा है ये वैसे, पर इसका ना मेन मेन देखो ऑब्जेक्टिव क्या था, लड़ाई के कोजेस क्या थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अवध क्यों लड़ रहा था, इतना इंपॉर्टेंट है। अभी सोशल इकोनॉमी इन्फ्लुएंस क्या था, आउटसाइड इवेंट, दुनिया में क्या हो रहा था उस टाइम, लीडर कौन कौन से थे, क्या हुआ था। पहले भारत के लोगों ने अंग्रेजों पे हमला किया, फिर अंग्रेजों ने उनको दबा दिया, ख़त्म कर दिया। तो लखनऊ में है ना, लखनऊ ने सॉरी इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। इलाहाबाद आज का प्रयागराज है, गंगा किनारे पे। यहाँ पे आम लोग लड़ रहे थे, कोई लीडरशिप नहीं थी, अंधी लड़ाई हो रही थी यहाँ पे। जो भी अंग्रेज दिखे उसको मार दिया, जो भी अंग्रेज दिखे उसको मार दिया। एक अंग्रेजों की नाव जा रही थी गंगा नदी में, उसको पलटा दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, किन्होंने? गंगा इलाहाबाद में कुछ लोग लड़ रहे थे। ये लड़ाई अंधी लड़ाई थी ना, इसमें कोई लीडरशिप नहीं था। बस लोगों आप ये देख लो कि आज के टाइम स्कूल से छुट्टी हो गई, एकदम से बच्चे भाग पड़े। एक तो उनको कोई मस्त टीचर लेके जाए भी, लैब बना के चलो आप, एक एकदम खुले तो भाग पड़े। या कोई जैसे अब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो आम लोग भी लड़ रहे हैं, किसी को मतलब ही नहीं है, उनको भी ये भी देश बचाना है हमें, किसको मारना है कैसे मारना है, कोई इन्होंने ट्रेनिंग नहीं ले रखी। वैसे ही अब इंडिया के लोग लड़ रहे थे भी, इनको पता अंग्रेजों को भगाना है, इनको पता नहीं कैसे करना है। वो जो अंग्रेज दिखे गोली चमड़ी का उसको मार दिया। इलाहाबाद में एक नाव जा रही थी गंगा नदी में, उस लोगों ने उन नाव को डुबो दिया, सारे अंग्रेज मर गए। तो अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए क्या किया, जितने भी पेड़ थे गंगा नदी किनारे, उन पे सब पेड़ पे एक एक बंदे को लटका दिया। ये स्पेक्ट्रम में है, सब पेड़ पे एक बंदे को लटका दिया। पेड़ कम पड़ गए थे, इतने लोगों को लटकाया फांसी पे, पेड़ों पे लटका दिया हर, ताकि गंगा नदी में जो भी जाएगा उसको दिखे भी क्या असर होगा अंग्रेजों से टकराने का। कुछ लोगों को तोप के साथ बांध के उड़ा दिया। ये फोटो तोप के साथ बांधने वाली तो गूगल पे ऊपर है, पर पेड़ वाली फोटो नहीं है, वो पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा असर किया। 10वीं मिनट में शुरुआत हुई, कानपुर बरेली अवध पूरे देश में फैल गई। तो अंग्रेजों ने ऐसा असर किया, अभी तोप के साथ बांध के किसी को उड़ा रहे हैं 18 गांधी, वो फोटो इसमें गूगल में है, बाकी तो नहीं है। हर बंदे को पेड़ के आगे बांध दिया, ये भी बहुत क्रूरल्टी थी उससे अंग्रेजों की। आप अगर एक मूवी है झांसी की रानी की मूवी है एक, वो देखना, कंगना रनौत की है। ये जो कि लड़ने की तरीका क्या था, उसमें तोप का यूज़ करे थे अंग्रेज, रानी झांसी उनके साथ कैसे लड़ाई हुई थी उनकी।
अंग्रेज मंदिर के पीछे से हमला करे थे और रानी झांसी मंदिर पे हमला कर नहीं सकती थी ऊपर से तोप पे। तो ये लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज, ऐसे इस तरह से लड़ रहे थे। ये झांसी का किला है और एक मन और किले से यहाँ पे तोप गोले आ रहे हैं और अंग्रेज यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक सरफेस है मान लो, और यहाँ पे मंदिर के पीछे अंग्रेजों ने तोप लगा रखी है और मंदिर से गोला फेंक रहे हैं। पुरानी जहाँ से गोला फेंके तो मंदिर को लगेगी, ये मंदिर को मार नहीं सकती। ऐसे ऐसे लड़ रहे थे अंग्रेज। उनको कोई मोनालिटी नहीं थी भी क्या जा रहा है क्या जा रहा है, उनको बस जीत से मतलब था, हमें जीतना है, कैसे जीते। हम्म, हाँ अब ये चैप्टर थोड़ा सा है, इसको देख लेना, जो बताया बस इतना देख लो बहुत है। अब इसके बाद है जो पढ़ने वाला चैप्टर है, चैप्टर 10। इस ये अठारह क्रांति के बाद, इसको इंग्लिश में नाम है इसका बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इन इंडिया। हिंदी में इसका नाम है, तो चैप्टर नंबर 10 है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय आफ्टर 1857। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय। मैं 2016 में स्पेक्ट्रम बुक लेने गया था मुखर्जी, शाम का टाइम था, मैंने स्पेक्ट्रम मांग ली, हिंदी मीडियम देखा नहीं मैंने, वो इंग्लिश मीडियम दे दी। मैं इंग्लिश में उठा लाया, वापस दी नहीं वो, तो इंग्लिश में कुछ लिख लिया मैंने। चैप्टर 8 और जब 9 वो नहीं करने, अपने चैप्टर 5 भी छोड़ा है, करने। स्पेक्ट्रम देखो तो ना, वो काम के भी नहीं है, वो करने भी नहीं। ठीक है, इसका सीधा चैप्टर 10 करना है, बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय। 1857 की क्रांति का करेक्टर कुछ भी रहा हो, मैंने एक क्वेश्चन दिया इसमें, 1857 करेक्टर क्या था तेरा, 1857 क्रांति करेक्टर कुछ भी रहा हो, पर इससे क्या होगा, लोग इकट्ठे हो गए, लोगों को पता लग गया भी अंग्रेजों को हरा सकते हैं, लोगों में एक नेशनलिज्म आ गया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आ गई भी हाँ हम अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, लोगों में यूनिटी आ गई है। तो उससे पहले यूनिटी नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था चीज़ों का भी अंग्रेज क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्या है क्या नहीं है। तो इस क्रांति के बाद लोगों में यूनिटी आ गई भी हाँ हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब क्या है? कैरेक्टर का मतलब है, बताओ इसके बारे में भी, लड़ाई क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, ये पूछ रहे हैं कैरेक्टर का मतलब, लड़ाई के बारे में बताओ भी, कौन लड़ रहा था, ओके। कहाँ लड़ रहे थे, क्या रीज़न था, क्यों था, ये सब पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब ठीक। 1857 क्रांति का चरित्र कुछ भी रहा हो, कैरेक्टर कुछ भी रहा हो, कि क्यों लड़े क्या लड़े, ये मतलब नेक्स्ट चैप्टर में ये बात कहता है, चाहे कैरेक्टर कुछ भी रहा हो, पर इससे लोग इकट्ठे हो गए। अब अंग्रेजों ने इतिहास में एक वर्ड डाल दिया भी, ये 1857 क्रांति में वर्ड डाल दिया जो मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये मुस्लिम प्लानिंग थी। ये भारत के इतिहासकार नहीं कहते, ये अंग्रेज अंग्रेज बोलते हैं मुस्लिम प्लानिंग थी, ताकि हिंदू मुसलमान में डिवाइड हो जाए, वो लड़े आपस में। इस क्वेश्चन को किसी ने पूछा भी नहीं, तो बता देता हूँ, ये कुछ नहीं था, भारत के इतिहासकार नहीं लिखते, उस टाइम उस लड़ाई को हिंदू मुसलमान दोनों ने लड़ा था, बाजिद अली शाह भी लड़ रहे थे, तो सबने लड़ा था। पर ये तो ये टॉपिक डाल दी, ये मुसलमान प्लानिंग थी, इसको हिंदू सुन के भड़केंगे भी आपने मुसलमान लड़ाई लड़ी है। ठीक है, तो हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो मुसलमानों ने भड़काने के लिए लैंड डाली है, बाकी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है भी। हालांकि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया देश को, मुसलमानों ने भी। हाँ लास्ट में कुछ अलग सिस्टम हो गया था। तो इसका करेक्टर कुछ भी उठा, 10 चैप्टर कहता है करेक्टर कुछ भी रहा हो, पर इसे यूनिटी आ गई, एक सोसाइटी में यूनिटी आ गई, लोगों को पता लग गया भी कुछ हाँ ऐसा चल रहा है देश के अंदर। ठीक है, और यहाँ से भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत होगी, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की शुरुआत होगी।
अब 1857 के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय लोगों का भी आप इंग्लैंड आओ, यहाँ पे पढ़ाई करो। अंग्रेजों तो ये सोचा भी ये यहाँ पे आके पढ़ेंगे ना तो हम हमारी तरह सोचेंगे तो हम इनकी हेल्प से इंडिया में राज कर सकते हैं। पर हो गया उल्टा। उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ के देखा भी इंग्लैंड इतना डेवलप है और हम इतने गरीब हैं, भारतीय लूट के लेके जा रहे हैं। तो उनमें राष्ट्रवाद आ गया, नेशनलिज्म आ गया। तो एक क्वेश्चन है यूपीएससी का, भारत ने अंग्रेजी बेड़ियों को अंग्रेजी हथौड़े से तोड़ा, समझाइए। इंडिया ने ब्रिटिश जंजीर को क्या बोलते हैं, हम्मर्स नहीं, बेड़ियों को। चेन। इंडिया ने, हाँ, इंडिया ने ब्रिटिश चैन या इसको जंजीर बोलते हैं वैसे हिंदी में, या बेड़ियाँ, ब्रिटिश बेड़ियों को, ब्रिटिश बेड़ियों को ब्रिटिश हथौड़े से ही तोड़ा, समझाइए। समझ आया किसी को क्वेश्चन? ब्रिटिश बेड़ियों को ब्रिटिश हथौड़े से तोड़ा, समझाइए। उनके वहां पे पढ़ के, उन्हीं की चीजें सीख के यहाँ पे वो किया था, उनको ही भगाया था। वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा, क्या कह रहे हो? मैंने बोला कि उनके वहां पे पढ़ के, उनके वहां पे हम्म। जाके पढ़ के हम्म। अपने देश में आके उनको फिर भगाया था, इकट्ठा हुए थे वो हम्म। उनके खिलाफ ही, उनको हाँ, भगाया था। राइट। तो इसका मतलब ये भी अंग्रेजों ने पढ़ लिया, अंग्रेजों ने बुलाया भारतीय लोगों को, वहाँ पे पढ़ के भारत के खिलाफ ही फिर हमला कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है सेम। तो अंग्रेजों ने, भारतीयों ने ब्रिटिश जंजीरों को ब्रिटिश तोड़े से ही तोड़ा। अब कुछ इतिहासकार, इस बुक में एक चीज़ और है, कुछ इतिहासकार कहते हैं भारत में नेशनलिज्म 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के टूटने से आया था। अब ये चीज़ भी इसमें सेक्टर नहीं लिखी हुई है भी कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था, पहले तो ये देखो। कॉन्स्टेंटिनोपल नाम सुना किसी ने कॉन्स्टेंटिनोपल का? नहीं। बेजाइंटन कॉन्स्टेंटिनोपल, ये एक देश है, तुर्की, आज का तुर्की देश है। इस देश पे पहले राज करते थे रोमन, रोमन एम्पायर राज करता था पहले यहाँ पे। रोमन रोमन थे, रोम के, मतलब पेरिस के लोग यहाँ पे राज करते थे। सारा पर्शियन एम्पायर था ये, सॉरी पेरिस का लोग राज करते थे यहाँ पे, मतलब क्रिश्चियन लोग राज करते थे, क्रिश्चियन के अंडर में था ये एरिया। फिर यहाँ पे मुसलमान आए, मुसलमानों ने एरिया ले लिया। जब पेरिस के लोग राज करते थे ना तब इसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, इसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल जब पेरिस के लोग राज करते थे। रोम साम्राज्य था यहाँ पे। अंग्रेजों ने आके इसका नाम कर दिया ओटोमन एम्पायर। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को हराया और रोमन साम्राज्य का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल को हरा के और ओटोमन बना दिया। फिर भी रोमन के लोग बहुत लड़े, उन्होंने डिवाइड कर दिया इसको, आधा ले लिया रोमन के पास चला गया, आधा ओटोमन के पास चला गया, जाने नहीं दिया एक साथ। फिर धीरे धीरे करके ओटोमन हावी होते गए और ये पूरा ले लिया। पर एक टाइम उन लोगों ने अपना देश बचाया, रोमन साम्राज्य ने। तो इस एरिया को बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। टर्किश कॉन्स्टेंटिनोपल या बेजाइंटन भी इसका नाम था, काफ़ी नाम थे टर्की के। जो राजा आता था वो अपना नाम रख देता था यहाँ पे। कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल, इस्तांबुल तुर्की का शहर है। ये रहा इस्तांबुल। तो ऐसा कहते हैं भी 1453 में जो राष्ट्रवाद आया था, 1857 के बाद जो भारत में राष्ट्रवाद आया था, वो शुरू तो 1453 से हो गया था जब कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ था। या ये कह रहे हैं अभी जो कॉन्स्टेंटिनोपल में जो राष्ट्रवाद आया था उसी के जैसा भारत में भी राष्ट्रवाद आया था। कॉन्स्टेंटिनोपल आज का तुर्की है, बेजाइंटन इसकी कैपिटल थी जो आज का इस्तांबुल है। और कुछ तो मानते 1453 से, कुछ मानते वास्को डी गामा से।
वास्को डी गामा के साथ भारत में नेशनलिज्म भी आ गया था। जब ये आया था तभी भारत के लोग में रेसिज्म आ गया था। पर हमें पढ़ने को कौन सा मिलता है? हमें पढ़ने को मिलता है, जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली, वो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर मिल गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी रॉयल चार्टर का मतलब क्या है? इंग्लैंड की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी लिख के दे दिया था जब वो राज करने आए थे 1600 में, भी ये लो एग्रीमेंट, आप जाके वहाँ पे अपना कंपनी सेटअप कर लो, बिजनेस करो। ये रॉयल चार्टर था, इसमें महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था। तो हम ये पढ़ते हैं, जब महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जब रॉयल चार्टर दे दिया था ना, तब से ही भारत में राष्ट्रवाद आ गया था। कुछ लोग 1757 से भी मानते हैं, अभी 1757 प्लस युद्ध से भी भारत में राष्ट्रवाद आ गया था। और ये चल एक बुक भी है, एक बुक है, इसको भी आपको नाम याद रखना है, प्लासी टू पार्टीशन, पार्टीशन विभाजन, प्लासी टू पार्टीशन। प्लासी शुरू हुआ और विभाजन पे खत्म, बंटवारे पे खत्म किया अंग्रेजों ने। ठीक है, प्लासी टू पार्टीशन। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है 1840 57 टू 1947। हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हम अब इस पे पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। हमने जो पढ़ लिया पीछे, अब इसके बारे में पढ़ना है, इस टाइम क्या हुआ था। तो इसी टाइम पीरियड की हमें आज़ादी मिली थी, इसी टाइम पीरियड में ही संघर्ष हुआ था। देखो, अंग्रेजों का जो पहले टाइम था ना 1857 से पहले, वो था उनका उनका टाइम था, वो राज कर रहे थे, उनका टाइम चल रहा था। 1857 के बाद हमारा टाइम आ गया, हम उन पे हावी होने लगे धीरे धीरे। टाइम लगा थोड़ा, पर हावी हो गया। 1947 में तो उनको बाईपास ही कर दिया। अब भारत के लोग तो कोशिश कर रहे थे कि भारत में राष्ट्रवाद आए। अब राष्ट्रवाद मतलब समझते हो क्या होता है? देश के लिए सोचना, पूरे हाँ, देश के एक लिए। राष्ट्र के लिए सोचना, जिस राष्ट्र में आप रह रहे हो उसको डेवलप करना, उसके बारे में सोचना। बिल्कुल। तो भारत के लोग तो कोशिश कर रहे थे भी हर भारत के लोग हम राष्ट्रवाद आए, उनको देश के बारे में पता हो भी अंग्रेज क्या कर रहे हैं, वो लोग जुड़े हमसे, आपस में जुड़े, अंग्रेजों को भगाए। इंडियन की सोच तो ये थी। तो अंग्रेज ये सोचते थे भी भारत में राष्ट्रवाद ना आ जाए, भारत को आज़ादी ना मिल जाए। अगर राष्ट्रवाद आ गया तो भारत आज़ाद हो जाएगा। तो ब्रिटेन कोशिश कर रहा था कि भारत में राष्ट्रवाद ना आए, क्योंकि राष्ट्रवाद आएगा तो इस आज़ादी की मांग करेंगे, जिससे हमें नुकसान है। क्योंकि भारत सोने की चिड़िया है, इससे हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है। इसलिए ब्रिटेन भारत में राष्ट्रवाद को कम करने की कोशिश करेगा और भारत के राष्ट्रवाद को बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब आगे हम यही पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद को बढ़ा रहे हैं, अंग्रेज को कम कर रहे हैं, अंग्रेज कैसे लड़ रहे हैं, किस जेल में डाल रहे हैं। पता है राष्ट्रवाद के बाद क्या आता है? क्रांतिकारी विचारधारा आती है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे भगत सिंह था, चंद्रशेखर था, इन्होंने क्रांतियां की, इन्होंने अंग्रेजों को डराया, अंग्रेज और डरे इनके कारण। इसमें भी फेज है। पहले फेज के कुछ क्रांतिकारी थे, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, गंगाधर तिलक। कुछ कम्युनिस्ट विचारक थे भी थे, समाजवादी सोशलिस्ट विचारक भी थे, और कुछ कम्युनल विचारक भी थे। देखो, कुछ तो थे क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनल अप्रोच, रिवोल्यूशन अप्रोच रिवोल्यूशन अप्रोच के बंदे थे भगत सिंह। ये सोचते भारत में क्रांति लेके आएंगे, भारत को आज़ाद कराएंगे। चंद्रशेखर, ठीक है। और इनसे पहले फर्स्ट फेज, इनसे पहले भी, चलो इनको पहले नहीं बात लिखो, भगत सिंह चंद्रशेखर थे, और इसमें खुदीराम बोस भी थे। खुदीराम बोस, पर प्रफुल्ल चाकी, PER, प्रफुल्ल चाकी, बाल गंगाधर तिलक,
और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था चापेकर बंधु। किसी को पता चापेकर बंधु के बारे में? नहीं। जब भगत सिंह को फांसी हुई थी तो वो उनकी उम्र थी 29 ईयर, 29 साल। चापेकर बंधु दो भाई थे, इन्होंने भी सेम ही काम किया था भगत सिंह जैसा। इन्होंने अंग्रेजों को मार दिया था। अंग्रेजों ने, महाराष्ट्र में प्लेग फैल गई थी, प्लेग में अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने किसी की हेल्प नहीं की, दवाइयाँ दुइयाँ सप्लाई करनी बंद कर दी, इलाज बंद करा दिया, डॉक्टर को जाने से मना कर दिया कि जाओगे तो आपको प्लेग हो जाएगी। तो इससे दो भाई थे चापेकर बंधु, ये अंग्रेजों से नाराज हो गए, उन्होंने अंग्रेज ऑफिसर को गोली मार दी, फिर इनको दोनों को फांसी हो गई। इनकी उम्र 17 साल थी जब फांसी हुई इनको। उनको लगभग 1907 में फांसी हुई थी, बहुत छोटी उम्र में फांसी हो गई थी। भगत सिंह से तो काफ़ी पहले, उम्र ही बहुत कम थी, पर इनको इतिहास में नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो जितने भगत सिंह इम्पोर्टेंट थे उससे ज़्यादा कई ज़्यादा ये भी स्टैंड लेते हैं अपनी जगह, ये भी आगे पढ़ने को मिलेगा। अब तो इनके अलग से चैप्टर आने लगे, पहले नहीं था। ये तो थे रिवोल्यूशनरी अप्रोच के बंदे। कुछ कम्युनिस्ट सोच के बंदे थे, कम्युनिस्ट अप्रोच के बंदे थे। कम्युनिस्ट NIST, कम्युनिस्ट अप्रोच या मार्क्सिस्ट अप्रोच। ISES। मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या बात करता है? छोटे लोगों की सोच की, किसानों की, गरीब तबके की, मजदूर की, लेबर की, उसकी बात करता है। कुछ मार्क्सिस्ट सोच के अप्रोच के बंदे भी थे जो कहते हैं हमारे तबके का प्रॉफिट नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा। कुछ कम कम्युनिस्ट, कुछ थे सोशलिस्ट, सोशलिस्ट अप्रोच के बंदे थे। सोशलिस्ट था समाजवाद। उस टाइम क्या हुआ था, भगत सिंह रेवोल्यूशनरी भी था, समाजवाद को ही मानता था, भी समाज के हित के लिए काम हो। सुभाष चंद्र बोस नहीं मानता समाजवाद को, जवाहरलाल नेहरू इसको समाजवाद को मानते थे। नेहरू ये तो लोगों के लिए योजनाओं बनाओ, लोगों के लिए काम करो, जितना लोगों के लिए काम करो उतना लोग आगे बढ़ के आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ सोशलिस्ट अप्रोच के बंदे भी थे, कुछ थे कम्युनल सोच के बंदे, CUMUNIA, कम्युनल अप्रोच के बंदे थे। कम्युनल क्या होता है? हिंदू मुसलमान संप्रदायवाद, सबसे गंदा करेक्टर अप्रोच। कुछ लोग ये देखे मेरा धर्म के लोग लड़ रहे हैं, मेरे धर्म के लोग लड़ रहे हैं। कम्युनल अप्रोच का बहुत गंदा रिजल्ट निकला। इसको लीड करा था स्टार्टिंग में तो अलग अलग लीड कर रहे थे, स्टार्टिंग में थी भी नहीं है, बाद में आई। इसको लीड करा था मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना इसने कहा भी मुसलमान भी तो लड़ रहे हैं हिंदू के साथ साथ, तो मुसलमानों को कुछ राइट दो ना। इसी के कारण ही पाकिस्तान अलग देश बना था, और ये फाउंडर है पाकिस्तान के। सिर्फ भारत के नोटों पे गांधी फोटो आती है, पाकिस्तान नोट पे मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो आती है। मोहम्मद अली जिन्ना हो गया, लियाकत अली खान हो गया। कम्युनल सोच के बंदे थे। तो सारे विचार मिक्स हो जाएंगे, पर एक ये कम्युनल अप्रोच मिक्स नहीं होगी, बाकी सारे विचार मिक्स हो जाएंगे, उसके कारण ही विभाजन हुआ, अपने पाकिस्तान बना। तो अब जैसे जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें दो सोच लेके चलना, आगे बढ़ना। एक तो नेशनलिस्ट अप्रोच, एक कम्युनल अप्रोच। जैसे जैसे नेशनलिस्ट अप्रोच बढ़ेगी ना, जैसे भारत में राष्ट्रवाद बढ़ेगा, आज़ादी की ज़्यादा मांग उठेगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आज़ादी का लेवल, वैसे कम्युनल सोच ही बढ़ेगी और ये भी स्ट्रॉन्ग होगा। विभाजन की भी ज़्यादा डिमांड होगी, पार्टीशन की भी ज़्यादा बात होगी देश के अंदर, ये भी स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ेगा, जैसे जैसे कम्युनल ही बढ़ेगा, अभी दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। तो पाकिस्तान बंटवारा भी एक दिन में नहीं हुआ था, आज़ादी भी एक दिन में नहीं मिली, पाकिस्तान बंटवारा भी एक दिन में नहीं हुआ, ये भी यहीं से चलना शुरू हो गया था। ये चैप्टर में थोटिकल ज़्यादा है अगर देखोगे तो, और वैसे डेट नहीं है, बहुत कम है डेट, तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। अब ये समझना भी हो क्या रहा था उस टाइम। पेज नंबर 244 पे एक है। तो बिल्कुल बिल्कुल अजीत यार, बहुत ज़्यादा अजीब हो गया टॉपिक में। चलो इसको फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर।